नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में समानता के अधिकार पर चर्चा की थी, आज हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि इंडियन पॉलिटी में हमारे जितने मौलिक अधिकार हैं इसमें से दूसरे नंबर का अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 जिसमें कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता के विषय में चर्चा की गई है या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 तरीके के प्रावधानों के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें से पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वतंत्रताएं क्यों आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उसे कुछ स्वतंत्रताएं देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दें, अगर हम कोई वृक्ष लगाते हैं, पौधा लगाते हैं और उसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं, उसको बढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए उसको स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते हैं, तो क्या उसका संपूर्ण विकास हो पाना संभव है? उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए मानवीय या मानव के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उसे कई सारी स्वतंत्रताएं देना आवश्यक है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रदान की गई हैं। उनमें से 19(1) की जो पहली स्वतंत्रता है वह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब जब तक आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेंगे तब तक आपके मस्तिष्क का और आपके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। जो आपका प्रेस की आज़ादी है, जो मीडिया की स्वतंत्रता है, वो भी अनुच्छेद 19(1) में ही आपको देखने को मिलती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसके साथ ही सरकार आपके बोलने और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ आधारों पर निर्बंधन लगा सकती है या रोक लगा सकती है, जिसका कि प्रावधान अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत हमारे संविधान में किया गया है। इसमें 3 आधार बताए गए हैं। अगर आपकी अभिव्यक्ति से लोक स्वास्थ्य को खतरा होता है तो सरकार आपकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा सकती है। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संप्रभुता को अगर आपके बोलने से, आपके अभिव्यक्त करने से किसी बात को खतरा उत्पन्न होता है या भारतीय संप्रभुता खतरे में आती है, तो भी सरकार इस पर, आपके बोलने पर या आपके अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है। तीसरा आधार बताया गया है प्रतिबंध का, वो है राष्ट्र की अखंडता। अगर राष्ट्र की अखंडता आपके बोलने से खतरे में आती है तो यहाँ पर आपकी अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान किया गया है, 19(3) में। ठीक है। दूसरा जो 19(1) के अंदर प्रावधान है वह है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो देखिए, आपको बोलने और अभिव्यक्ति करने की आजादी तो दी गई है। अब आप बोलेंगे, अभिव्यक्त कहाँ करेंगे? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है। तो आप जाहिर सी बात है एक सम्मेलन करेंगे या फिर लोगों की एक सभा करेंगे जहां पर लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहां पर आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो ये जो सभा करने का है और जो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, वो भी आपको अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदान किया गया है, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। लेकिन ये एक शर्त यहाँ पर यह है कि जो आपका सम्मेलन है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और उस सम्मेलन में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग या प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात उठती है 19(4) के द्वारा सरकार आपके सम्मेलन करने पर भी या आपके इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। 19(4) में प्रावधान दिया गया है। 19(4) के द्वारा 3 आधार बताए गए हैं, जिन आधारों के आधार पर सरकार आपके सम्मेलन करने या आपके इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो वे आधार हैं, पहला है लोक स्वास्थ्य, जैसा कि हमने देखा था आपके, जो कि बोलने की स्वतंत्रता पर भी लागू होता है। दूसरा है सदाचार। तीसरा है संप्रभुता और अखंडता। अगर आपके सम्मेलन से राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचता है तो भी सरकार यहां पर प्रतिबंध लगा सकती है। तीसरा की स्वतंत्रता है 19(1) के तहत, वह है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो यहां पर आप किसी भी तरीके का एक संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, जो कि आपको स्वतंत्रता 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई है। लेकिन आपके संघ बनाने की स्वतंत्रताओं को भी रोका जा सकता है सरकार के द्वारा 3 माध्यमों से। 19(4) में बताए गए जो 3 प्रावधान है हमने देखे थे, उन्हीं आधार पर सरकार इन पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। तो चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, अर्थात आपको संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आने जाने का
अधिकार प्राप्त है, आप बिना किसी रोक टोक के संपूर्ण भारत में भ्रमण कर सकते हैं। तो ये अधिकार आपको 19(1) के तहत ही प्रदान किया गया है। इस पर भी 19(5) में कुछ निर्बंधन बताए गए हैं कि सरकार किस आधार पर इन पर रोक लगा सकती है या आपके आबाद संचरण को रोक सकती है। तो वो 19(5) में बताए गए 2 आधार हैं। साधारण जनता के हित, अर्थात जिस जगह पे आप जा रहे हैं घूमने के लिए, अगर आपके वहाँ पर संचरण करने से, घूमने से वहाँ की जनता के हित प्रभावित होते हैं, तो इस आधार पर भी सरकार आप पर रोक लगा सकती है, आपके उस स्पेशल जगह पर जाने से रोक सकती है आपको। और दूसरा आधार है, अनुसूचित जनजाति के हित अगर प्रभावित होते हैं तो वहाँ पर भी जाने सरकार आपको रोक सकती है। ठीक है, ये प्रावधान आपका 19(5) में है, जिस आधार पर सरकार आपको आबाद संचरण पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। अगला है निवास करने और बस जाने का अधिकार। तो भारतीय संविधान में 19(1) के तहत ही आपको अधिकार प्रदान किया गया है कि आप संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। इसका एक अपवाद था अनुच्छेद 370 में, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में आप बसने का आपको अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। तो आपके निवास करने और बस जाने के आधार पर भी, अधिकार पर भी 19(6) के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए सकते हैं। वे प्रतिबंधों का आधार भी वही होगा जो 19(5) में वर्णित किया गया है। 19(5) में ही इसका वर्णन किया गया है। आपके निवास करने, आवास संचरण का जो अधिकार है उस पर सरकार 19(5) के तहत रोक लगा सकती है। आधार वही होगा, साधारण जनता के हित अगर प्रभावित होते हैं और अनुसूचित जनजाति के अगर हित प्रभावित होते हैं तो इन आधारों पर सरकार आपके आबाद रूप से संचरण और पूरे संपूर्ण भारत में कहीं बस जाने पर रोक लगा सकती है, किसी भी स्थान विशेष के लिए सिर्फ। ठीक है, आखिरी है उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत ही आपको किसी भी तरह का व्यापार करने या फिर आप प्रोफेशन अपनाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर भारत का कोई व्यक्ति किसी तरह कोई व्यापार कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, किसी भी तरह के प्रोफेशन को अपना सकता है। लेकिन इसमें कुछ सरकार प्रतिबंध लगा सकती है जनहित के आधार पर। यह अनुच्छेद 6 में इसका प्रावधान किया गया है, 19(6) में, कि सरकार आपके व्यापार उपजीविका को कुछ आधार पर इसको नियमित या कुछ प्रतिबंध इस पर लगा सकती है। तो वो आधार होंगे जनहित प्रभावित होने पर आवश्यक तकनीकी योग्यताएं, अर्थात जैसे कोई व्यापार है या कोई प्रोफेशन है जिसके लिए किसी विशेष तकनीकी डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, किसी तकनीकी योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर का प्रोफेशन आप चुनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आवश्यक होगा कि आपके पास उसके लिए जो आवश्यक डिग्री है वो आपके पास हो। या मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री होगी, तभी आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। या अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास वो डिग्री नहीं है या वो तकनीकी योग्यता नहीं है तो वो उस प्रोफेशन को नहीं अपना सकता। जैसे मान लीजिए अगर कोई वकील बनना चाहता है तो उसके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो अधिवक्ता बन सकता है। अन्य कोई व्यक्ति जिसका वो डिग्री नहीं है वो उस प्रोफेशन को नहीं अपना सकता है। तो ये सरकार 19(6) के द्वारा इस तरीके के निर्बंधन लगाती है। अंतिम है, राज्य किसी व्यवसाय पर अगर पूर्ण रूप से एकाधिकार चाहती है तो वो व्यवसाय अन्य व्यक्तियों करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, जिसमें कि जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं वर्णित की गई थी, इनको हमने समझा। अब इनको याद करने का तरीका बता देते हैं कि देखिए, अगर आप किसी सरकार विशेष से अगर नाखुश है तो उसके खिलाफ क्या करेंगे? आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने आप की जो भावनाएं हैं आपके मन में, उनको व्यक्त करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई आपकी बात को नहीं सुनता है तो फिर क्या करेंगे? आप सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर आप संघ बनाएंगे। संघ बनाने के बाद क्या करेंगे? आप पूरे देश में घूम घूम कर उसका विरोध करेंगे। और अगर घूम कर विरोध करें तो थोड़ा थक जाएंगे या तो थकने के बाद क्या करेंगे? किसी स्थान पर बस जाएंगे। और बस जाएंगे तो आपको आजीविका के लिए कुछ खाने पीने के लिए आवश्यकता होगी पैसों की, तो उसके लिए आप कोई व्यवसाय करेंगे। तो ये सारे प्रावधान आपको अनुच्छेद 19(1) में प्रदान किए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 20। इसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है तो उन व्यक्तियों के लिए संविधान में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं या उनको कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, संरक्षण के संबंध में
3 तरीके के उन्हें सहूलियत दी गई है, या यूँ कहें तो उन्हें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, संरक्षण प्रदान किया गया है कि भूत लक्षित दंडित विधियों से संरक्षण, अर्थात ऐसे लोग जिन पर कि अपराध करने का अभियोग चल रहा है, या उन्होंने ऐसा कहें, या उन व्यक्तियों ने जैसे मान लीजिए कल कोई अपराध किया था और उस समय जो उन्होंने कृत्य किया था वे अपराध की श्रेणी में नहीं था, परंतु आज ऐसा कानून ला दिया गया या आज की डेट में ऐसा कानून बना है जो कि अब उस कृत्य को अपराध बताता है। तो जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए व्यक्ति ए ने अप्रैल में कोई अपराध किया था जो उस समय अपराध की श्रेणी में नहीं था, परंतु मई में ऐसा उस कृत्य को अपराध की श्रेणी में ला दिया गया, या कोई कानून पास हुआ जिसमें कि वो कृत्य जो ए व्यक्ति ने अप्रैल में किया था वो अपराध की श्रेणी में आ चुका है, परंतु ए को उस कृत्य के लिए अभी अपराधी नहीं बनाया सकता, क्योंकि जिस समय उसने वो कृत्य किया था उस समय वो अपराध नहीं था। अपराध वो कब बना? उसके 1 महीने बाद, या 1 साल बाद, या 5 साल बाद। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दंड नहीं दिया सकता जो कानून या जो कृत्य किए जाने के समय अपराध की श्रेणी में नहीं था, परंतु उसे बाद में अपराध बना दिया गया। तो ये भूत लक्षित दंडिक विधियों का जो संरक्षण है, ये सिर्फ आपराधिक मामलों पर लागू होता है, अर्थात फौजदारी मामलों पर लागू होता है, ना कि सिविल मामलों पर। ठीक है। इसका दूसरा संरक्षण है दोहरे दंड से संरक्षण। मान लीजिए ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक है, जिसके लिए ए को 10 वर्ष का कारावास हुआ, या 10 वर्ष से कारावास की इसको सजा मिल चुकी है। ये 10 वर्ष का कारावास काटने के बाद जब बाहर आएगा तो इसको कभी भी दोबारा से बी की हत्या करने के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त है। मतलब अगर ए ने बी की हत्या एक बार की है तो उसको एक बार दंड मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि तो अपनी सजा काटने का जब बाहर आएगा तो उसको दोबारा से उसी कृत्य के लिए फिर से सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा है अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण, अर्थात किसी भी अपराधी को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह संरक्षण उसको अनुच्छेद 20 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को ही प्राप्त है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब यहां पर आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यह मौलिक अधिकार भी नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। पहला है विदेश जाने का अधिकार भी आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप किसी भी अधिवक्ता की फीस नहीं दे सकते हैं, तो सरकार उस केस में आपको एक अधिवक्ता नियुक्त करके देगी जो कि आपको फ्री मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। इसके शिक्षा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार, मतलब आपको स्वस्थ रहने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। निजता का अधिकार, आपकी जो प्राइवेसी का अधिकार है वो भी आपको अनुच्छेद 21 के तहत ही मिला है। प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार भी आपको प्रदान किया गया है 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, अर्थात आपको स्वच्छ पर्यावरण में या स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। आजीविका का अधिकार, भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार और अंत में सोने का अधिकार, अर्थात आपको सोने का अधिकार भी इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में प्रदान किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं, रात के समय आप सो रहे होते हैं, तो जब भी वो टीटी आपका टिकट चेक करने के लिए आता है तो वो आपको बहुत प्यार से उठाता है या बहुत हल्के से कोशिश करेगा कि आप डिस्टर्ब ना हो।
तो उसका कारण ये है कि उसको पता होता है कि आप जो सोने का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं 21A। 21A जिसमें कि शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ये शिक्षा के अधिकार या अर्थात अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान किया गया है और इसके तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण अर्थात अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 के तहत कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे पहला है गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अधिकार है कि वो अपने आप को गिरफ्तार होने के या जिन कारणों से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है उनको जान सके, या जो भी उसको गिरफ्तार करने के लिए आया है तो पूछ सकता है कि आप मुझे बताइए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो ये अधिकार आपको संविधान में प्रदान किया गया है। दूसरा है अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने का या अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार भी उसको प्राप्त होता है। तीसरा है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या अवरुद्ध किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर, मतलब जो पुलिस है उसका दायित्व है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या फिर न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटों में जो आवागमन का समय है, जो आने लाने ले जाने का समय है, उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 22। तो आज हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन था। अगले वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।